नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10 की हिंदी। क्लास 10 की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना प्रीवियस सैंपल पेपर 2022 का 2022 का। तो इसमें हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं और इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो काव्य खंड है, यानी कि हमारे जो काव्य खंड से जुड़े हुए प्रश्न हैं आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर खंड जो कि हमारा एक अपठित गद्यांश है वो हमने सॉल्व किया। और अपठित गद्यांश को देखिए जब भी आपको पढ़ना हो, क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको उसी गद्यांश के अंदर आपको आंसर मिलेंगे। आपको आंसर खुद से क्रिएट करने होंगे, यानी कि आपने पहले पूरे अपठित गद्यांश को समझा और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये अपठित गद्यांश जो है, ये दूसरा अपठित गद्यांश हम सॉल्व कर चुके हैं। और क्योंकि आपको हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक यहाँ पर ये फायदा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में हमें हैबिट हो जाती है और हम फटाफट उनको उसी तरह से पढ़कर समझकर उनके आंसर देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर व्याकरण से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर निबंध। तो निबंध के लिए लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आपने निबंध को लिखना है। ठीक है, केवल 250 शब्दों में आपको कहा गया है, आपको 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं और उनके अंदर आपको सब टॉपिक्स भी दिए हैं, यानी कि आपको हेडिंग्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप इनके अंदर पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से दो यहाँ पर सुंदर से निबंध दिए हैं, बहुत आसान से। बस देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमारे अंदर ये होता है कि हमें 3 घंटे के अंदर अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, लिखना है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि यार अगर ये हमें नहीं आती हैं, ऐसा होता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाती है, थोड़ा सा डर हो जाता है, जिससे कि आसान चीजें भी हमें टफ लगने लगती है, कठिन लगने लगती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दो निबंध है वो बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा आपको जोर देने की जरूरत है दिमाग पे और बहुत अच्छे से आप इनका निबंध लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर था जो हमारा प्रार्थना पत्र, लेटर। तो दो तरह के लेटर हैं, अब मैं पिछले सेशन में भी इसको बता चुकी हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक। तो दोनों में से आप देख सकते हैं किसी एक को आपने करना है, लेकिन आप घर से दोनों ही अच्छे से पढ़कर आए। क्यों पढ़कर आए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नीचे वाला जो एक तरह से औपचारिक पत्र अच्छे से समझ नहीं आता, तो आप अनौपचारिक में, और ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिल सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से एक तरह से सबसे मेन चीज होती है जो मैंने आपको बताया था, संबोधित कैसे करना है, एड्रेस कहाँ पर लिखना है, संबोधित कैसे करना है, और एक तरह से अभिवादन कैसे करना है, पत्र का मुख्य विषय कैसे लिखना है, पत्र की समाप्ति कैसे करनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई हुई है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर व्याकरण से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया था। तो यहाँ पर व्याकरण से जुड़े हुए टॉपिक में सबसे जो मेन चीजें हैं क्लास 10th की, वो यहाँ पर है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया से जुड़ा हुआ आपने जो आपका टॉपिक है क्रिया के भेद, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर आपको देखा था आपने वाक्य। ठीक है, वाक्य में कर्म क्या है, तो यानी कि वाक्य में वही क्रिया सकर्मक या आकर्मक, तो उसके लिए आपको वाक्य भी पढ़ने होंगे और उसमें क्रिया क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। पद परिचय जो हमारा टॉपिक है, पद परिचय। ठीक है, पद परिचय जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने बताया है कि कौन सा आपका संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा आपका एक तरह से विशेषण है। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कराई है। फिर भी कोई डाउट होता है, अभी आपके पास समय है, आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। आगे देखिए हमने यहाँ पर अब वाक्य परिवर्तन,
वाक्य परिवर्तन जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण में। कैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। तो ये वाक्य परिवर्तन भी जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। और वाक्य के दोनों तरह के जो भेद है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, दोनों ही पार्ट आपको कंठस्थ करने हैं। कोई भी डाउट इनमें होता है तो वो भी क्लियर करें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर व्याकरण से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक क्लियर किया था लास्ट सेशन में। और देखिए आप देख सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि शब्दों के प्रकार, ये भी हमने बताया है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या समानार्थक शब्द, या एकार्थक शब्द। तो इस तरह से आपने ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसी तरह के प्रश्न है। अब देखिए आगे, अब बहुत ही एक तरह से व्याकरण जो होता है वो तो आप पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। अब जो आपने पढ़ना है, पढ़ने वाली चीजें जो है, समझने वाली चीजें जो है, वो आता है आपका आपका काव्य खंड। ठीक है, एक बार के लिए लिटरेचर में अगर आपको पूरा टॉपिक पता है, अगर आपको लिटरेचर में पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको जो काव्यांश होते हैं, काव्य खंड जो आपका है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से समझने के लिए होता है। अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर ये दिया है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक, अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने, और आप देख सकते हैं 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है। अब जो आपका 2023 का जो पेपर है, सैंपल पेपर, उसमें शायद ये आपका केवल 2 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो अब आपको ये यहाँ पर इस बार आपका ये शायद 2 नंबर का है, तो यानी कि आपके 2 प्रश्न है, तो यानी कि ये आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने उतना ही है, क्योंकि अब देखिए चाहे एक ही आपका प्रश्न कम हुआ है और आपने पढ़ना वही है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा काव्यांश आएगा, उसमें से क्या प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका काव्यांश है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुबट महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे देख दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फू की पहारू। इहा कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु न पा परिह तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी की बात हो रही है, कुठार की बात हो रही है, लक्ष्मण की बात हो रही है, परशुराम की बात हो रही है। तो ये आपका चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है, ये आपका जो तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण का जो पार्ट आपके इसमें दिया गया है कि परशुराम संवाद से जुड़ा हुआ, कि जब भगवान राम ने, जो राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जब सीता माता का स्वयंवर होगा तो वो एक ही शर्त पर होगा, यानी कि उसी व्यक्ति के साथ सीता माता का विवाह किया जाएगा जो इस परम शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो ये हुआ, प्रत्यंचा चढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत बड़े बड़े देशों के राजकुमार आए, राजा आए। कोई भी उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर उठा भी नहीं पाए, क्योंकि वो साधारण धनुष नहीं था, वो साक्षात शिव जी का धनुष था जो परशुराम को दिया गया था। और क्योंकि परशुराम जी जो थे वो एक साधु थे, यानी कि संत के रूप में थे, तो उन्होंने वो शिव धनुष राजा जनक को दे दिया था कि आप इसको अपने पास रखो।
तो राजा जनक को पता था कि ये शिव धनुष जो है बहुत ही एक तरह से भारी है, बलवान है, इसकी महिमा अपार है। तो उन्होंने यही शर्त रखी कि मेरी बेटी सीता से वही विवाह करेगा जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो क्या हुआ कि जब राम वहां पर पहुंचे सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करी, पर राम जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने, क्योंकि राम भी कोई साधारण बालक नहीं थे, कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो साक्षात भगवान का रूप थे। तो उन्होंने धनुष को उठाया और उस पर अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के एक तरह से आज्ञा से उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई। तो जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष बीच से टूट गया। अब बीच से टूट गया तो उसी समय ये खबर परशुराम जी को लगी, और आपको पता है कि परशुराम जी कितने ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और बहुत भयंकर क्रोध आता है। तो उन्होंने जब इस शिव धनुष को टूटा हुआ देखा तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में न जाने क्या क्या कह दिया। तो क्योंकि रामचंद्र जी तो स्वयं साक्षात भगवान है, तो उन्होंने बिल्कुल भी उनके क्रोध के लिए या उनके लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण के साथ उनका संवाद हो गया, लक्ष्मण के साथ उनकी बहस हो गई। तो बहस में क्या कहा, बहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मनुष्यु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखु कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो आप यहाँ पर लक्ष्मण जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये टॉपिक नहीं आएगा, अगला आएगा, अगला नहीं आएगा, अगला आएगा, यानी कि इस चैप्टर से तो आना ही आना है। तो इस पाठ को जरूर अच्छे से पढ़ ले, कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर क्लियर कर ले। हर समस्या का आपकी समाधान यहाँ से किया जाएगा। आप जो भी डाउट रखते हैं वो आप जरूर यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर लक्ष्मण के साथ बहस हो गई परशुराम जी की, और वो मृदु वाणी से, एक तरह से मृदु वाणी से अभी वो कह रहे हैं कि आप तो महाज्ञानी हो, और पुनि पुनि बार बार ये कुठार दिखाकर क्या जताना चाहते हो? आप चाहते हो कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। तो इस तरह से इनमें बहस हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए हैं। अब आपने सबसे पहले इसका भावार्थ समझना है, उसके बाद आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन अब आपका यहाँ पर जो था एक प्रश्न 3 नंबर का था, लेकिन अब आपका प्रश्न जो है 2 नंबर का हो जाएगा। कोई भी चेंजेस नहीं है, लिखना आपने सही और सटीक है, बहुत सारा पेज भरने की जरूरत नहीं है, जो सरल अच्छा सटीक उत्तर है वो आप लिखेंगे। तो लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया? लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया? तो देखिए लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में ये समझाया कि आप तो इतने बड़े महाभट मानी है, बहुत बड़े मुनि है, बहुत बड़े ज्ञानी है, तो आप क्यों ये बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर हमें डरा रहे हैं? आप चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप फूक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? तो यहाँ कुम्हाड़ बतिया कोहू नाही, तो आप ऐसा ना समझे कि ये यहाँ पर जो लोग हैं ये सब कुम्हार की बतिया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा मुलायम है, कि ये सब आपके इतने सब कहने से टूट जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या डर जाएंगे। जे तर्जनी देखी मर जानी, कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर जो ये मर जाए, कि आप उंगली दिखा रहे हैं, आप इस तरह से क्रोध कर रहे हैं, तो आप क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि ये लोग इतने कमजोर हैं जो यहाँ बैठे हैं कि जो आपकी तर्जनी उंगली से डर जाएंगे? तो इस तरह से उन्होंने काफी चीजें उन्हें समझाया। आगे देखिए अगला प्रश्न है। अब आपको प्रश्न जो तीनों है सैंपल पेपर में, यहाँ आपने तीनों सॉल्व करने। क्यों करने हैं यहाँ पर आपने तीनों सॉल्व? कि हो सकता है आपको इन तीनों में से, हो सकता है कि आपको इन तीनों में से कभी ऐसा हो कि कोई प्रश्न ना आए। तो जरूरी नहीं कि आपने यहाँ से केवल 2 ही पढ़कर जाएं, या आपने समझना है तीनों को, और आपके एग्जाम में जब 2 ऑप्शन आपके आएंगे जो आपको इजी लगेगा, जो आपको लगेगा कि मैं अच्छा इसका उत्तर लिख सकता हूं, तो उसको आप लिखिए। अगला है लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया? तो लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या कहा?
भृगु भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहा हूँ सहो रिस ठोकी, सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो लक्ष्मण जी अपने कुल, अपने परिवार, अपने खानदान के बारे में बता रहे हैं कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुसुत समझा, मैंने आपको किसी ब्राह्मण का पुत्र समझा और आपके गले में जो ये जनेऊ देखी, उसको देखकर जो कुछ कहा हूँ सहो, सहो रिस ठोकी। तो जो भी मैंने कहा मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे यहाँ पर किसी भी, चाहे वो सुर हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कोई भी हरिजन, कोई भी व्यक्ति हो, हमरे कुल इह पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता है, इनको एक तरह से अपशब्द नहीं कहे जाते हैं। तो वो अपने कुल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला है, यहाँ कुम्हार बतिया को नाई में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कुम्हार बतिया को नाई, यानी कि यहाँ पर कोई भी कुम्हार की बतिया नहीं है। जो कुम्हार की बतिया होती है, यानी कि जिस तरह से कुम्हार जो अपने दिए, जो कोमल, जो उनकी जो एक तरह से बाती होती है, तो अगर ऐसा नहीं है कि आप उसको हल्का सा भी हाथ लगाओगे तो वो बिल्कुल एक तरह से टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब यहाँ पर मजबूत है। आपको लग रहा है कि आप डराएंगे तो हम डर जाएंगे। तो इस तरह की बहस जो है लक्ष्मण कर रहे हैं परशुराम के साथ। तो ध्यान रखिएगा, आपने जैसे ही ये चैप्टर पढ़ा तो पाठ के साथ साथ आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम, अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो पाठ का नाम और लेखक का नाम, और अगर आप काव्य खंड पढ़ रहे हैं तो उसमें पाठ का नाम और कवि का नाम, ये दोनों आपने लिखना है। कवि का नाम और कविता का नाम ये आपको याद होना चाहिए। तो ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आपने ये जरूर याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद अगला है, यहाँ पर अगला भी आपका काव्य खंड है, और काव्य खंड में ही आपको दो कविताएं, देखिए जो हमने लास्ट सेशन में सैंपल पेपर सॉल्व किया था वो लास्ट 2023 का ही था। देखिए मैं बार बार इसीलिए आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि जो इस साल का सैंपल पेपर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपका जो आगे से जो पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी तरह से आएगा जो हमने लास्ट सेशन में कुछ टाइम पहले सॉल्व किया था। तो उसमें हमने देखा कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे काव्य खंड में, उसमें आपका अलग अलग खंड किया गया है, यानी कि व्यवहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ खंड आपका अलग है, और अपठित गद्यांश, निबंध और लेटर से जुड़ा हुआ आपका, पत्र से जुड़ा हुआ खंड आपका अलग है, और काव्य खंड आपका अलग है, गद्य खंड आपका अलग है। गद्य खंड में भी आपकी कृतिका बुक अलग है और क्षितिज बुक अलग है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा था लास्ट सेशन में कि 5 से 6 प्रश्न, दो काव्यांशों को छोड़कर 5 से 6 प्रश्न जो आए थे वो 5 से 6 प्रश्न आपके सारे के सारे प्रश्न आपके अलग अलग कविताओं से लिए गए थे, यानी कि आपको हर एक कविता को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको छोड़ दिया या मेरे को नहीं आता, ठीक है। आपको बहुत इजी है, बहुत सरल है, और अभी भी मैं आपको कह रही हूँ काफी सारा टाइम है आपके पास। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर क्लियर कर लें। कोई कविता समझ नहीं आ रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको पाठ से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, अगर समझ नहीं आ रहा है भावार्थ, तो आप जरूर इस बात को क्लियर करें। तो अगला ये काव्यांश है, इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत ही सुंदर पंक्ति, और ये जो आपको कविता मैंने कराई थी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो ये आपका चैप्टर है कन्यादान। तो यहाँ पर देखिए, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इनमें हमने यहाँ पर
क्या जो माँ कह रही है, माँ कह रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को उसकी शादी के समय, जब उसकी विदाई हो रही है, उसकी शादी के समय, उसकी विदाई के समय एक संदेश दे रही है इन समाज में फैली हुई इन कुरीतियों को देखकर, या समाज में महिलाओं के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है उसको देखकर क्या सीख दे रही है माँ? माँ सीख दे रही है कि अब पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि तुम अपनी ये शारीरिक जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारा ये चेहरा है, जो तुम्हारी ये सुंदरता है, तुम इसी में मंत्र मुग्ध मत रहना। तुम इसी पर मत रीझना कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, या इसी का घमंड मत करना कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मुझे क्या कष्ट आएगा जीवन में, तो ये मत सोचना। और अगली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि आज के समाज में भी भले ही हमारा देश काफी आगे निकल चुका है, काफी विकसित हो चुका है, विकास कर रहा है काफी तेजी से, और यहाँ पर आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो फिर भी कहीं न कहीं पर आपको रोज न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी खबर मिलेगी जो महिलाओं के पर हो रहे अत्याचारों से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर पहले के टाइम पे ये ज्यादा होता था कि भले ही बहू जो है परिवार की, वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी सभ्य हो, फिर भी उसको परिवार के लोग किसी न किसी चीज के लिए, भले ही दहेज के लिए हो या किसी न किसी चीज के लिए उसको प्रताड़ित करते रहते थे, और कई बार तो उसको आग के हवाले भी कर देते थे। तो यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि ना तुम स्वयं जलोगी और ना दूसरों को तुम ऐसा मौका दोगी, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है। क्योंकि कई बार आत्महत्या भी कई महिलाएं कर लेती हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि रोटियां सेकने के लिए है, आग जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, कि स्त्री को लगता है, क्योंकि देखिए सजना सवरना आज के टाइम में भी सभी स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी माँ समझा रही है कि ये केवल वस्त्र आभूषण जो है, ये केवल जिस तरह से शाब्दिक भ्रम होते हैं ना, कि एक तरह से बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है कि तुम तो रानी बनकर रहोगी, तुम्हें तो क्या दुख है, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारे सास ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा घर परिवार इतने एक तरह से रईस हैं और इतना अच्छा उनका कुल खानदान है। तो ये वस्त्र आभूषण भी उन्हीं शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये केवल स्त्री को बांधने के लिए है कि आप बहुत सुंदर अच्छे कपड़े पहनकर रहो, घर में रहो। देखिए कपड़ों से या किसी भी इंसान का जो चरित्र है, या किसी भी इंसान की जो विद्या है या बुद्धि है या बल है, उसके कपड़ों से नहीं हम जांच सकते हैं। तो अगर आपने बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए, आपने साड़ी ढकी है और आपने बहुत लंबा घूंघट कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सुशील हैं, संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं, या बहुत अच्छे आप में संस्कार हैं। तो ये सब क्या है, एक शाब्दिक भ्रम है, ये सब एक बंधन है स्त्री जीवन के। तो इन सब से तुम्हें आगे निकलना है। तुम्हें ये नहीं कि तुम सज सवर कर रहो, तुम बस सुंदर बनकर रहो, तुम्हें बहुत कुछ आगे करना है अपने जीवन में। तो माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो देखिए माँ ने यहाँ पर क्यों ये पंक्ति कही है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना यानी कि एक लड़की की तरह अपने अंदर वो सारे गुण रखना जो एक लड़की के अंदर होते हैं, सहनशीलता, ठीक है, और दूसरों को क्षमा करने का, या दूसरों एक तरह से करुणा, दया, ममता, ये सारी चीजें तुम अपने अंदर रखना, सब कुछ अपने अंदर रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि उनको इतना मत अपने ऊपर हावी कर देना कि तुम एक लाचार महिला बनकर रह जाओ। तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, सारे गुण
अपने अंदर रखना, लेकिन उन गुणों को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि लोग उन्हीं के आधार पर तुम्हें दबाएं, तुम एक तरह से तुम्हारा शोषण करें। तो देखिए बहुत ही सुंदर कविता है और यहाँ पर भी मैंने लगभग आपको पूरी कविता का भावार्थ क्लियर कर दिया है। तो 3 प्रश्न इसमें भी है, अब ये ऑप्शनल है क्योंकि आपको ऊपर भी एक काव्यांश दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है। आपको लगे ऊपर वाला अच्छे से आता है तो उसे कीजिए, नहीं अगर आपको ये अच्छे से आता है तो ये वाला कीजिए। इसमें भी 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न 3-3 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? देखिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए, डायरेक्ट मैंने आपको प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने पूरी कविता अच्छे से पढ़ी है, कविता का भावार्थ अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप आसानी से, फिर चाहे यहाँ पर 10 प्रश्न क्यों ना दिए हो, आप आसानी से दे सकते हैं। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि समाज में महिलाओं के प्रति जितने भी अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर जितने शोषण महिलाओं के किए जाते हैं, दहेज के लिए जितना उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या अन्य चीजों के लिए उन पर जो अत्याचार होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं स्वयं आत्मदाह कर लेती हैं या फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, कवि ने एक बात कही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तो इस तरह से तुम अपना जीवन रखना कि ना तो कभी तुम्हारे अंदर ये विचार आए और ना ही कभी दूसरा तुम्हारे बारे में ये चीजें सोच सके। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। अगला है लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया। और ये देखिए, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आ गया, जो मैंने कहा था कविता और कवि का, कविता का नाम और कविता का शीर्षक बताइए। तो इसको आज आप घर पर जाके पढ़िए पूरी कविता को, और साथ ही सभी जितनी भी कविताएं हैं सभी कविताओं के नाम और कवि के नाम जरूर याद कीजिए। और जितना आपको लगता है यहाँ पर जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संबंधित जो टॉपिक है उसको भी घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।